शानपुर गांव में एक पुराना मिट्टी का घर था। उस घर की दीवारों में समय की दरारें थीं, लेकिन आंगन में अब भी हंसी की आवाज गूंजती थी। यह घर नाती और पोती की किलकारियों से भरा हुआ था और उस घर के मुखिया थे दादाजी, एक बहुत अच्छे, समझदार और दिल के अमीर इंसान। दादाजी की पत्नी का कई साल पहले निधन हो गया था। उस दिन के बाद से घर की रौनक थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन दादाजी ने कभी अपने दुहक को बच्चों पर हावी नहीं होने दिया। दादाजी के 2 बेटे थे, दोनों बहुत गुणी और मेहनती थे। घर की हालत सुधारने के लिए वे शहर कमाने चले गए थे। बेटों के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी दादाजी के कंधों पर आ गई। घर, खेत, बच्चे और रिश्तों की दौड़। बड़ी बहू का नाम सुमन था। सुमन की एक छोटी सी बेटी थी, सोनू। सुमन बहुत ही आलसी थी। उसे सुबह उठना पसंद नहीं था, ना चूल्हा जलाना, ना झाड़ू पोंछा। वह अक्सर कहती, मैं थकी रहती हूँ, मुझसे काम नहीं होगा। असल में वह काम से बचने के लिए हर रोज कोई न कोई बहाना बना लेती थी। छोटी बहू का नाम कविता था। उसका एक बेटा था, गोपाल। कविता भी कम नहीं थी। वह हमेशा ईर्ष्या के भाव में रहती। उसकी आदत थी खिड़की से झांकना, देखना कि सुमन चूल्हा जला रही है या नहीं। अगर सुमन काम करे तो वह बैठी रहती, अगर सुमन न करे तो वह भी हाथ नहीं लगाती। कविता मन ही मन सोचती, जब सुमन नहीं करेगी तो मैं क्यों करूं। शानपुर गांव के उस पुराने मिट्टी के घर में सब कुछ था, पर सबसे ज्यादा थी काम को लेकर ईर्ष्या। दोनों बहुएं हमेशा यह देखती रहती कि कौन कितना काम कर रहा है। दादाजी को अपने नाती और पोती से बहुत लगाव था। शाम होते ही वे दोनों को पास बिठाकर अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते। यह थी बड़ी बहू की बेटी सोनू। सोनू उम्र में छोटी थी, पर समझ में बड़ी। वह धीरे धीरे अपनी माँ के बर्ताव को समझने लगी थी। छोटी बहू का बेटा गोपाल भी बहुत अच्छा और समझदार बच्चा था। अब उसे भी अच्छी और बुरी बातों का फर्क समझ आने लगा था। सुबह हो चुकी थी, सूरज आंगन के एक कोने तक आ गया था, लेकिन घर में अब तक खाना पूरा नहीं बना था। चूल्हा आधा ठंडा था, हांडी चरी तो थी, पर किसी के मन में उसे पकाने की जल्दी नहीं थी। बहू घर के अंदर इधर उधर घूम रही थी, कभी कमरे में झांकती, कभी दरवाजे के पास रुकती। मन ही मन सोचती, अगर मैं अभी रसोई में गई तो सारा काम मेरे सिर आ जाएगा। उसकी नजर बार बार आंगन की ओर जाती। उधर छोटी बहू आंगन में पड़ोसन के साथ सुबह सुबह गप्पे लड़ाने में लगी थी। हंसी मजाक, इधर उधर की बातें, पर रसोई की ओर उसका ध्यान ही नहीं था। वह भी यही देख रही थी, जब तक बड़ी बहू चूल्हा नहीं जलाएगी मैं क्यों जाऊं। दादाजी बाहर से घर आ गए। उनके चेहरे पर सुबह की थकान साफ दिख रही थी। बहू, तुम अब तक यहीं खड़ी हो, घर में कुछ काम है कि नहीं? छोटी बहू अचानक चुप हो गई और उसकी नजर जमीन की ओर झुक गई। हाँ बाबूजी, मैं तो अभी अभी बाहर आई हूँ, अभी जाती हूँ, झट से खाना बना दूंगी। बाबूजी, रोज तो मैं ही सब संभालती हूँ, अब जरा सा देर हो गई, पर अभी जाती हूँ, अभी चूल्हा जला दूंगी। देखिए ना बाबूजी, सुमन दीदी भी तो अभी तक रसोई में नहीं गई है, मैं अकेली क्यों करूँ सारा काम। आप चिंता मत करो बाबूजी, अभी जाती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। सुबह का सूरज अब आंगन के बीचों बीच आ चुका था, लेकिन घर में अब तक खाना नहीं बना था। चूल्हा ठंडा पड़ा था, जैसे घर की जिम्मेदारियां भी ठंडी पड़ गई हों। बच्चों की भूख उनकी चुप आंखों में उतर आई थी। सोनू और गोपाल कुछ बोले नहीं, पर उनका खाली पेट बहुत कुछ कह रहा था। दादाजी का दिल भारी था, उन्हें खाना नहीं। घर की हालत चुभ रही थी, जहाँ कभी मेहनत की खुशबू आती थी, आज वहाँ लापरवाही की चुप्पी थी। यह सिर्फ खाना न बनने की बात नहीं थी, यह उस घर की कहानी थी, जहाँ फ्रिज टलता जा रहा था और मासूम भूख
हर सुबह इंतजार करती थी। दादाजी आंगन में चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें रसोई की ओर बार बार जा रही थीं, जहां अब तक चूल्हा ठंडा पड़ा था। उन्हें भूख अपनी नहीं लग रही थी। दादाजी को बच्चों की भूख खा रही थी। नाती पोती की सूनी आंखें उनके दिल में उतर जाती थीं। पत्नी के जाने के बाद उन्होंने अकेले ही घर को संभाला था। बेटे दूर शहर में थे और यहाँ हर सुबह उन्हें घर को जोड़कर रखना पड़ता था। इधर बड़ी बहू अपनी बेटी सोनू को लेकर अपने कमरे में आराम से बैठी थी। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर वह रसोई में गई तो उसे ही खाना बनाना पड़ेगा। इसी ईर्ष्या और टाल मटोल में वह बाहर नहीं निकल रही थी। सोनू कभी माँ की ओर देखती, कभी दरवाजे की ओर। उसकी मासूम आंखों में एक सवाल था, जिसका जवाब उसकी माँ के पास नहीं था। बड़ी बहू मन ही मन सोच रही थी, जब तक कविता चूल्हा नहीं जलाएगी, मैं क्यों जाऊं? उस कमरे की चुप्पी घर की भूख से भी भारी थी और सोनू समझ रही थी कि यह सिर्फ आराम नहीं, जिम्मेदारी से भागना है। माँ, आप खाना बना देना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। आप हर रोज कहती हो अभी बनाऊंगी अभी बनाऊंगी, लेकिन बहुत देर हो जाती है और जब खाना मिलता है तो रोज बस दाल चावल ही होते हैं। कब तक हम ऐसे ही दाल चावल खाकर पेट भरेंगे माँ? बस कर सोनू, ज्यादा सवाल मत किया कर। तुझे भूख लगी है तो थोड़ी देर रुक नहीं सकते? तुझे क्या पता घर का काम कितना मुश्किल होता है। रोज रोज खाने की शिकायत ठीक नहीं, जो मिलता है वही खाया कर, इतनी नखरेबाजी मत सीख। माँ की डांट सुनकर सोनू चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसका दिल बहुत कुछ कह रहा था। भूख उसके पेट में थी, पर उससे ज्यादा दर्द उसके मन में उतर गया था। वह माँ के पास बैठी रही, पर अब सवाल नहीं पूछे। उसकी आंखों में आंसू थे, जो गिरने से पहले ही रुक गए। सोनू समझ गई थी, हर बात पूछने लायक नहीं होती और हर भूख बताई नहीं जाती। उस छोटी सी बच्ची के चेहरे पर आज मासूमियत से ज्यादा समझदारी उतर आई थी। तभी बाबूजी कमरे में आ गए। उन्होंने सोनू की झुकी हुई आंखें देखीं, उसके चेहरे की उदासी देखी और उनका दिल भर आया। उनकी आवाज में पहली बार दर्द के साथ सख्ती भी थी। बस बहुत हो गया। उन्होंने बड़ी बहू की ओर देखकर कहा, बच्ची भूखी है और तुम उसे डांट रही हो। क्या यही सिखाया है तुमने माँ बनकर? बाबूजी, आप मेरी बात गलत समझ रहे हैं। मैं काम से भागने वाली नहीं हूँ। बस आज सुबह से थोड़ा मन ठीक नहीं था। सोनू को संभालते संभालते समय का पता ही नहीं चला। आप जानते हैं, घर का काम आसान नहीं होता। हर दिन कुछ ना कुछ सोच विचार करना पड़ता है। मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी थक जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी। मैं अभी रसोई में जा रही हूँ, अभी खाना बना दूंगी। बेटी, भूख लगना कोई गुनाह नहीं है। फिर बहू की ओर देखते हुए कहा, याद रखो, बच्चों का पेट खाली रहेगा तो इस घर की दीवारें भी मुझे खोखली लगेंगी। उनकी आंखें नम थीं, पर आवाज में एक ऐसा सच था जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बाबूजी की आवाज भर आई, बहू, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे दर्द होता है। जब अपने पोते पोती की भूखी आंखें देखता हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, पर हर सुबह इन्हीं बच्चों के लिए जी उठता हूँ। नहीं बाबूजी, मैं अभी खाना बनाने जा ही रही थी। मेरा इरादा कभी बच्चों को भूखा रखने का नहीं था। कभी कभी बातों बातों में समय निकल जाता है। आप नाराज मत होइए। मैं अभी रसोई में जाती हूँ और जल्दी से जल्दी खाना बना दूंगी। नहीं बाबूजी, माँ झूठ बोल रही है। मैं सुबह से उनसे खाना मांग रही थी। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि थोड़ा जल्दी बना दो,
लेकिन माँ ने मुझे डांट दिया। उन्होंने कहा कि बार बार मत बोलो, पर उन्होंने सुना नहीं। बाबूजी, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी। बाबूजी का चेहरा गुस्से और दर्द से भर गया। भरी हुई आवाज में उन्होंने कहा, बस, अब बहुत हो गया। बच्चों की भूख से बड़ा कोई बहाना नहीं होता। सोनू की आंखों में जो डर है, वही मेरा गुनाह है कि मैं चुप रहा। अगर इस घर में बच्चों को सच बोलने पर डांट मिले, तो यह घर नहीं, सिर्फ 4 दीवारें रह जाती है। माँ होकर अपने बच्चे को भूखा रखना सबसे बड़ा पाप है। दीदी, जल्दी करो, बच्चे सुबह से भूखे हैं, अब देर नहीं होनी चाहिए। बाबूजी की आंखों का गुस्सा मुझे अब भी याद आ रहा है। हम दोनों की वजह से घर का माहौल भारी हो गया है। ईर्ष्या और टाल मटोल में हम यह भूल गए कि सबसे पहले बच्चों का पेट भरना जरूरी है। हाँ, तू सही कह रही है। आज हमारी गलती साफ सामने आ गई। बच्चों की भूख और बाबूजी की आंखें मुझे अब भी परेशान कर रही है। हम दोनों ईर्ष्या में एक दूसरे को देखती रही और जिम्मेदारी से भागती रही। सच कहूँ, बस, अब बाद में बातें करना, अभी किसी को सफाई नहीं देनी है। देखो उन बच्चों को, खाली पेट सो गए हैं। उनकी सांसें तो चल रही है, पर भूख उनके सपनों तक पहुंच गई है। मुझे इस बात का दुख नहीं कि घर में देर से खाना बना, मुझे इस बात का दर्द है कि बच्चों को भूखा रहना पड़ा, तुम दोनों ईर्ष्या में। हाँ बाबूजी, अब बस रोटियां ही बनाई है, सब्जी और दाल तो चढ़ी हुई है। देर हो गई, इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। बच्चों को भूखा सोते देखकर मेरा कलेजा कांप गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बातों और ईर्ष्या में इतना समय निकल जाएगा। रसोई में चूल्हे की धीमी आंच जल रही थी। दोनों बहुएं आज मन की सारी कड़वाहट भूलकर एक साथ खाना बनाने लगीं। छोटी बहू आटा गूंथते हुए बोली, दीदी, आज बच्चों की भूख मेरे दिल तक लग रही है। बड़ी बहू की आंखें भर आईं। उसने सब्जी काटते हुए कहा, हाँ, गलती हमसे ही हुई। बातों में उलझ गए और बच्चों की भूख अनदेखी रह गई। चूल्हे से उठती रोटी की खुशबू जैसे रिश्तों में फिर से मिठास घोल रही थी। दोनों के हाथ एक ताल में चल रहे थे। घर में आज एक अलगसी शांति थी। बाहर की हलचल से दूर सब लोग कमरे के अंदर बैठे थे और खाने की तैयारी हो रही थी। दादाजी बच्चों के साथ जमीन पर बैठे थे। सामने थालियां रखी थीं और बच्चों की बातें बिना रुके चल रही थीं। कोई अपने स्कूल के खेल के बारे में बता रहा था, तो कोई टीचर की तारीफ कर रहा था। दादाजी ध्यान से सब सुन रहे थे, बीच बीच में मुस्कुरा देते और सिर हिलाकर बच्चों को और बोलने का हौसला देते। बच्चों की मासूम आवाजें सुनकर दादाजी का मन भर आया। उन्हें लगा जैसे घर फिर से जिंदा हो गया हो। खाना परोसते समय भी बच्चे बोलते ही जा रहे थे और दादाजी हर बात को अपने दिल में सहेज रहे थे। वे बोले, तुम लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहो, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। उस समय किसी को कोई शिकायत नहीं थी, न कोई जल्दी, बस साथ बैठकर खाना खाने का सुकून था। बच्चों की हंसी और दादाजी की संतुष्ट आंखों ने घर को भावनाओं से भर दिया। उनकी बूढ़ी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शायद उन्हें अपने पुराने दिन याद आ रहे थे, जब वे भी ऐसे ही अपने बड़ों के साथ बैठा करते थे। बच्चों की मासूम आवाजें उनके थके मन को सुकून दे रही थीं। खाना सामने आया तो दादाजी ने पहले बच्चों को खिलाने को कहा। बोले, पहले तुम खाओ, फिर मुझे तृप्ति मिलेगी। बच्चे खाते खाते भी बातें करते रहे। घर में न कोई शोर था, न कोई कड़वाहट, बस रिश्तों की गर्माहट थी। दादाजी ने एक और मुंह में रखते हुए आंखें बंद कर लीं, जैसे उस पल को। बाबूजी और बच्चों, पेट भर खाना खाओ। खाना अच्छा लगा या नहीं? दादाजी यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष उतर आया। उन्हें लगा कि आज घर सच में जुड़ गया है। बड़ी बहू बच्चों के पास बैठकर बोली, स्कूल में मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन भूखे मत रहना। बच्चों ने हामी भरी और मन लगाकर खाने लगे। बड़ी बहू चूल्हा साफ कर रही थी। राख समेटते हुए उसके चेहरे पर थकान थी।
लेकिन मन में सुकून भी था कि आज घर में शांति रही। तभी पीछे से छोटी बहू आकर धीरे से बोली, दीदी, कल सुबह का खाना आप बना दोगी क्या? मुझे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। उसकी आवाज में कोई हुक्म नहीं था, बस अपनी मजबूरी थी। बड़ी बहू ने कुछ नहीं कहा। उसने न तो सिर उठाया न कोई जवाब दिया, बस चूल्हे पर जमी राख को साफ करती रही। छोटी बहू कुछ पल खड़ी रही, शायद जवाब की उम्मीद में। कमरे में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बड़ी बहू के मन में बहुत कुछ चल रहा था। बड़ी बहू अचानक आगबूला हो गई। वह चूल्हे से मुड़ी और छोटी बहू पर चिल्लाने लगी, बस बहुत हो गया, रोज रोज सारा काम मैं ही करूँ क्या? तुम्हें सुबह उठना मुश्किल लगता है और मुझे नहीं? मैं भी इंसान हूँ, कोई नौकरानी नहीं। कभी मेरी थकान देखी है? सबको आराम चाहिए, सिर्फ मुझे ही नहीं। दोनों इस तरह लड़ रही थीं जैसे सामने वाला दुश्मन हो। शब्दों में झर था और आवाजों में कड़वाहट। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। छोटी बहू भी कम नहीं थी। बड़ी बहू के चिल्लाते ही वह भी तैश में आ गई। आंखें तरेरकर उसने तेज आवाज में कहा, हर बात का ठिकरा मुझ पर ही फोड़ना बंद करो। आपको काम करना पसंद है तो करो, मुझे मत सिखाओ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो हर बात सुनती रहो। सुबह उठना मुश्किल है तो है, इसमें इतना हंगामा क्यों? तुम हमेशा खुद को सही समझती हो। मेरी थकान, मेरी परेशानी किसी को नहीं दिखती। हर समय मुझे ही गलत ठहराया जाता है। दोनों की ऊंची आवाजें उनके दिल पर चोट कर रही थीं। हर शब्द उनके लिए किसी तीर से कम नहीं था। बाबूजी ने गहरी सांस ली। उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि बहुएं झगड़ रही है, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने जिसे सुधार समझा वह बस एक पल की खामोशी थी। बाबूजी लेटकर सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंखों से नींद कोसों दूर थी। कानों में बहुओं की ऊंची आवाजें गूंज रही थी और मन बेचैन होता जा रहा था। उनका दिल बार बार बच्चों की ओर भाग रहा था। माँ, मुझे थकान सी हो रही है, सोनू ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें बोझिल थीं और चेहरे पर मासूम सी कमजोरी झलक रही थी। वह माँ के पास आकर चुपचाप बैठ गया। उसके शब्द सुनकर माँ का दिल कांप उठा। उसे समझ आ गया कि यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं, भूख और डर की भी है। सोनू ने माँ की साड़ी पकड़ ली, जैसे उसी में उसे सुकून मिल जाएगा। उस एक वाक्य में बच्चे की मजबूरी, भूख और उम्मीद सब कुछ छुपा हुआ था। माँ ने बेटी को पास खींचते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ अचानक बेटी? उसकी आवाज में घबराहट भी थी और ममता भी। उसने बेटी के माथे पर हाथ रखा, जैसे उसकी थकान को छूकर समझना चाहती हो। तू ठीक तो है न? माँ की आंखें बेटी के चेहरे को टटोल रही थीं। उसे डर लग रहा था कि कहीं बेटी भूखी तो नहीं या मन से टूट तो नहीं गई। माँ का दिल बच्चों की छोटी छोटी तकलीफों में सबसे ज्यादा कांपता है। उस पल माँ के लिए दुनिया सिर्फ उसकी बेटी थी। सोनू बेड पर लेटी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शरीर में अजीब सी कमजोरी थी और मन घबराया हुआ था। माँ ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसका कलेजा कांप उठा। बिना कुछ सोचे वह तुरंत उठी और तेज कदमों से बाबूजी के पास गई। बाबूजी आंगन में बैठे थे। तभी छोटी बहू अपने बेटे को साथ लेकर उनके पास आई। बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह बच्चा रोज इतना शरारती रहता है, लेकिन आज बिल्कुल चुप है। हाथ पैर पकड़कर रोता है, कहता है बहुत दर्द है। न ठीक से खाना खा पाया, न पानी पिया। माँ होकर भी मैं उसकी तकलीफ कम नहीं कर पा रही। यही सबसे ज्यादा दुख दे रहा है। घर के झगड़ों में बच्चों की सेहत कहीं पीछे न रह जाए। आप बड़े हैं, कोई रास्ता बताइए। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर। बाबूजी गहरी सोच में पड़ गए। बच्चों की हालत देखकर उनका दिल भारी हो गया। उन्होंने बच्चे की तरफ देखा और प्यार भरी लेकिन चिंता से भरी आवाज में बोले, बेटा,
क्या हुआ है तुम्हें? सच सच बताओ, तुम कई दिनों से खेलने भी नहीं जा रहे हो। पहले तो जरासी देर में बाहर भाग जाते थे। बाबूजी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में सवाल भी थे और डर भी। कहीं कुछ तकलीफ तो नहीं? दर्द है या कमजोरी? बाबूजी, मेरे हाथ पैर भारी लगते हैं। कभी कभी तो उठने का भी मन नहीं करता। पहले दोस्तों के साथ खेलते समय मजा आता था, अब बस बैठा रहना अच्छा लगता है। उसकी आवाज में मासूम थकान थी, जैसे उम्र से पहले ही बोझ आ गया हो। वह बोला, माँ कहती है चलो खेलो, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। दिल घबराता है और सांस तेज चलने लगती है। घबराई हुई आवाज में बोली, बाबूजी, सोनू की तबीयत ठीक नहीं लग रही। माँ की आंखों में डर था और दिल में बस। बाबूजी, अचानक इसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। हाथ पैर पकड़कर रो रहा है। मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं क्या करूं बाबूजी? उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू भर आए थे। माँ होकर भी अपने बच्चे की तकलीफ दूर नहीं कर पा रही, यही सबसे बड़ा दर्द है। बाबूजी गहरी चिंता में पड़ गए। दोनों बच्चों की हालत एक साथ देखकर उनका दिल कांप उठा। उन्होंने भारी आवाज में कहा, अब देर मत करो। तुम दोनों जल्दी जाकर पास वाले डॉक्टर के पास इन्हें दिखा कर लाओ। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बोले, बच्चों की सेहत से बड़ा कुछ नहीं होता। झगड़े बाद में होंगे, पहले इनका इलाज जरूरी है। उनकी आवाज में सख्ती कम और बेबसी ज्यादा थी। मन ही मन वे दुआ कर रहे थे कि बच्चे ठीक हो जाए। उस पल बाबूजी को एहसास हुआ कि घर की हर परेशानी से पहले बच्चों की सांसों की कीमत होती है। सोच रहे थे, इन मासूमों का क्या होगा? क्या इन्हें समय पर खाना मिलेगा? क्या ये भरपेट खा पाएंगे या फिर बड़ों की लड़ाई में फिर से भूखे रह जाएंगे? छाती में एक अजीब सी घबराहट उठ रही थी। वे करवट बदलते, आंखें बंद करते, फिर खोल लेते। उम्र के इस पड़ाव पर वे लड़ नहीं सकते थे, बस चिंता कर सकते थे। उन्हें अपने बीते दिन याद आ रहे थे, जब घर में मतभेद होते थे लेकिन बच्चों की भूख कभी बीच में नहीं आती थी। बाबूजी का मन टूट रहा था। उन्हें बहुओं से नहीं, हालात से डर लग रहा था। उनकी बेचैनी में सिर्फ बच्चों का भविष्य और उनकी थाली ही घूम रही। बाबूजी मन ही मन सोचने लगे कि इन दोनों की ईर्ष्या और आपसी झगड़ों में उन मासूम बच्चों का क्या दोष था। बड़ों की नासमझी का बोझ बच्चों के नन्हे कंधों पर क्यों पड़े? उनका दिल भर आया, आंखें नम हो गई। तभी दोनों बहुएं बच्चों को लेकर लौट आईं। बाबूजी उठकर आगे बढ़े। बड़ी बहू ने भारी मन से कहा, बाबूजी, डॉक्टर ने बताया है कि बच्चों में जीवन सत्व की कमी है। उन्होंने कहा कि यह कमी भरपेट और सही खाना मिलने से पूरी हो सकती थी। यह कहते हुए उसकी आवाज धीमी पड़ गई। डॉक्टर ने हमसे पूछा कि क्या बच्चे खाना खाने में आलस करते हैं। यह सुनते ही बाबूजी की आंखें भर आईं। उस सवाल में डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन सच सामने रखा। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, आप हमें समझाते रहे, लेकिन हम अपनी ईर्ष्या और गुस्से में कुछ सुन ही नहीं पाए। हम आपस में लड़ते रहे और बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए मैंने तुम्हें खुद डॉक्टर के पास जाने को कहा था। मेरा कहना तुम्हें कभी समझ नहीं आया, पर डॉक्टर की बात तुमने सुन ली। उन्होंने दोनों बहुओं की ओर देखा। आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और चिंता थी।